नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में हर दिन आपके लिए नई नई जानकारी लेकर हम आते हैं जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सके। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपको हम बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान कृषि में विविधीकरण अपनाकर फ़ायदा कमा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो हमारे किसान ना सिर्फ कृषि क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ नई तकनीक अपनाकर हम कह सकते हैं कि कृषि में प्रयोग भी कर रहे हैं। आज आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो किसान है वो कृषि में यानी परंपरागत कृषि में प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद हम मान सकते हैं कि कृषि में वो विविधीकरण अपना रहे हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से किसान फ़ायदा कमा रहे हैं कृषि और उसमें नए प्रयोग करके। देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक है कृषि, यानी खेती बाड़ी। कृषि ग्रामीण जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन भी है। खेती में आ रही चुनौतियों को देखते हुए कृषि प्रणाली में बदलाव बेहद जरूरी हो गया है। यह बदलाव विविधीकरण के माध्यम से संभव है। विविधीकरण अर्थात पारंपरिक खेती के साथ ही कृषि के दूसरे घटक जैसे बागवानी, मछली पालन, नकदी फसलों की खेती को अपनाना। कृषि क्षेत्र में अगली पीढ़ी की रुचि को बनाए रखने के लिए यह एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही परंपरागत खेती के साथ अन्य घटकों का समावेश करने से कृषि संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी का संरक्षण भी आसानी से हो सकता है। फलस्वरूप टिकाऊ खेती की संभावना सदैव बनी रहेगी। पहाड़ी, पठारी और ढलुआ जमीन वाले क्षेत्रों में पारंपरिक खेती के साथ बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन जैसे कृषि के घटकों को शामिल करने से खेती एक मुनाफे का सौदा बन सकती है। साथ ही अगली पीढ़ी को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकती है। जनपद सोनभद्र का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी, पठारी और ढलुआ है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव परही के किसान पारसनाथ मिश्र ने लगभग एक दशक पूर्व क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज के पारसनाथ मिश्र ने अध्यापन पेशे से अवकाश ग्रहण करने के बाद अपने पुत्र डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र को साथ लेकर खेती के एक नए सफर की शुरुआत की। किसान अगर खेती केवल करता है तो केवल खेती से
इतनी उन्नति नहीं कर सकता वो, जितना वो खेती बाड़ी और पशुपालन को अपना के कर सकता है। तो खेती तो मेरे यहाँ हो ही रही है, धान की खेती, गेहूं की खेती और खेती अरहर की खेती सब होती ही है। साथ में मैंने बारी के रूप में यहाँ पर आम, अमरूद और आंवला, बेल, इस तरह से इसका कमर्शियल खेती करने के लिए मैंने सोचा। हमने लगभग 4 बीघे के आसपास आंवला लगवाया है इसमें, और जिसमें लगभग 72 या 73 पेड़ इसमें बचे हुए हैं। और आम मैंने लगभग 92 पेड़ लगवाया है, और उसमें लगभग सभी बचे हुए हैं, और जो मर गए थे उनको मैंने रिप्लेस भी करवा दिया है। और बेल के लगभग 70 या 72 पेड़ बचे हुए हैं मेरे इस समय। आंवला और नींबू के 30 पेड़ मैंने लगवाए हैं, और मिक्स जिसमें लीची है, केला है, कटहल है और लीची है, अनार है, इस तरह 2-2, 3-3 पेड़ अपने लिए, अपने पर्पस के लिए लगवाया है इसको हमने। तो इस तरह से कुल लगभग 13 या 14 बीघे का रकबा मैंने इससे आच्छादित किया है अपने बागवानी से। पारसनाथ मिश्र ने सबसे पहले बागवानी पर ध्यान केंद्रित किया। आम, बेल, आंवला सहित कई तरह की बागवानी फसलों का रोपण किया। साथ ही मेड़ों पर कृषि वानिकी के लिए सागौन के पौधों का बड़ी संख्या में रोपण किया। बागवानी पौधों के बीच की खाली जमीन पर नकदी सब्जी फसलों और दलहनी की खेती करने से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। पारसनाथ मिश्र अपने बगीचे में खाली जमीन का सदुपयोग करते हुए अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। कर रहा है। अपने करने के साथ साथ गांव और क्षेत्र के किसानों से भी हम ये उनको राय देते हैं कि वे भी अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ नगदी खेती के पर जोर दें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और उनकी बेकारी की समस्या भी खत्म होगी। जो थोड़ी सी खेती करने के बाद 2-2, 3-3 महीने वो बैठे रह जाते हैं, इस समय का भी सदुपयोग करके वो अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। सब्जी फसलों की खेती नकदी की श्रेणी में आती है। पठारी और ढलुआ जमीन वाले क्षेत्रों में सब्जी फसलों की अच्छी खेती होती है। मिर्च, टमाटर जैसी फसलों की खेती में लागत के सापेक्ष अच्छा मुनाफा होता है। पारसनाथ मिश्र अपने कृषि फॉर्म पर मिर्च, टमाटर की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों की खेती उनके लिए सोने पर सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। वृक्षारोपण के बाद जो जमीन बचती है उसमें मुख्य रूप से टमाटर और मिर्च की खेती कर लेते हैं। मिर्च की खेती में लगभग 1 बीघे में 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्च आता है और 1 लाख, 1.25 लाख की उसमें इनकम हो जाती है। इस प्रकार प्रति बीघा 60-65 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है। मिर्च काटने के बाद पारंपरिक रबी की खेती, चना, मटर, मसूर, इनकी खेती कर लेते हैं। वो एक अतिरिक्त लाभ जो परंपरागत रूप से हमारे क्षेत्र में होती है उसका लाभ भी मिल जाता है।
तो देखा आपने किस तरीके से हमारे किसान लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं और इनसे उनको मुनाफा भी हो रहा है। आगे भी आपको बताएंगे कृषि में विविधीकरण को लेकर किसानों ने क्या कुछ नए प्रयोग किए हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खेत खलिहान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि में विविधीकरण को लेकर, यानी किस तरीके से नए प्रयोग कर रहे हैं हमारे किसान। और इन्हीं प्रयोगों की अगर बात की जाए तो किसान ना सिर्फ कृषि यानी अलग अलग फसलों के चयन को लेकर, उसके साथ साथ मछली पालन भी कर सकते हैं। इससे किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। आइए देखते हैं किसान जो है कृषि में विविधीकरण तो अपना रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नए प्रयोग किए हैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। पारसनाथ मिश्र और उनके पुत्र डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र अपने कृषि फार्म पर 2 तालाब बनाकर मछली पालन भी कर रहे हैं। खेती के साथ मछली पालन कृषि आधारित एक अच्छा व्यवसाय माना जाता है। मछलियों का बाजार भाव आजकल ब्रिगेड का पालन करते हैं। मछली पालन से पारसनाथ मिश्र को अच्छी आमदनी हो रही है। हमने सोचा कि खेती बाड़ी और पशुपालन के साथ अगर मत्स्य पालन को भी अपने एग्रीकल्चर से जोड़ दिया जाए तो हमारी इनकम और बढ़ जाएगी। तो इस उद्देश्य से मैंने अपने ही प्लाट में 2 तालाबों का निर्माण करवाया और दोनों तालाबों में मैंने मत्स्य पालन किया। मछली के बीज मुझे हर जगह रावटगंज से लेकर मधुपुर तक जो हमारी लोकल मार्केट है वहाँ पर हमको उपलब्ध हो जाता है। लगभग 10 अपने एक तालाब में लगभग 20 से 22 किलो मछली डलवाया है। दूसरे तालाब में मैंने 12 किलो डलवाया है क्योंकि वो तालाब छोटा है। और इस तरह से मैंने तालाब में 3 तरह की मछलियों का पालन करना उचित समझा है। एक तो मैंने डलवाया उसमें रोहू, दूसरा भाकुर, तीसरा जल्दी बढ़ने वाली ग्रास और कुछ उसमें 2 किलो 3 किलो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली ब्रिगेड मछली है। ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं और अच्छा लाभ देती हैं। तो इस तरह से तीनों को करने के बाद लगभग हमारा खर्च जो है, साथ साथ में हम उनको जाल से निकलवाते भी हैं मछलियों को। उसमें देखते हैं कोई रोग तो नहीं लग रहा। उसमें चूने का छिड़काव, पोटेशियम परमैंगनेट का 0.1% घोल मैं हमेशा छिड़कवाता रहता हूं और मछलियों को निकलवा के देखता रहता हूं कि इसमें कोई रोग तो नहीं है। इस तरह से कुल मिला जुला के मेरा 2 तालाबों पर 22 या 25 हज़ार रुपये लगभग खर्च होते हैं। 25 हज़ार रुपये तक खर्च होते हैं। लगभग 75 हज़ार से 80 हज़ार तक हमारी मछलियाँ आराम से बिक जाती हैं। कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है पशुपालन। पशुपालन के बिना खेती को अधूरा माना जाता है। पशुपालन करने से दूध उत्पादन के साथ ही गोबर की खाद भी मिल जाती है। कंपोस्ट खाद से जहां मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, वहीं फसलों के उत्पाद गुणवत्ता युक्त होते हैं। साथ ही
गोवंश की बढ़ोतरी से पशुधन की वृद्धि होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारसनाथ मिश्र और डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र ने अपने फॉर्म पर पशुपालन का कार्य भी शुरू किया है, जिसे भविष्य में बड़े पैमाने पर करने की योजना बना रहे हैं। पशुपालन भी करते हैं, लेकिन आगे का प्रोग्राम मेरा एक्सटेंशन के रूप में पशुपालन, डेयरी, गोटरी ये भी करने का इरादा है। पारसनाथ मिश्र और डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र ने प्रयोगधर्मी सोच को अमली जामा पहनाते हुए खेत के मेड़ों पर 1000 से ज्यादा सागौन के पौधों का रोपण किया है। इस तरह जमीन के इंच इंच भाग का वे पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। मेड़ों पर सागौन रोपण से जहां विभिन्न फसलों की सुरक्षा भी होती है, वहीं मैंने मेड़ों पर जो है लगभग 4000 के आसपास जो है मैंने सागौन भी लगवाए हैं, जिससे मेड़ों का उपयोग ठीक से हो सके। पेड़ों को मैंने यूटिलाइज करने के लिए पेड़ों पर मैंने सागौन लगाया, क्योंकि मेड़ हमारे बेकार पड़े रहते हैं और लॉन्ग टर्म में हमको सागौन के रूप में अच्छी उपज देंगे। पारसनाथ मिश्र और डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र के कृषि फार्म पर बागवानी, मछली के तालाबों और दुधारू पशुओं की देखभाल के लिए 5 से 6 श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार 10 से 15 श्रमिकों को भी काम पर लगाया जाता है। प्रयोगधर्मी सोच के साथ खेती करने से प्रतिदिन श्रमिकों को गांव में रोजगार मुहैया हो जाता है। जो मरचा टमाटर की खेती यहाँ होती है, उसी में हम लोग काम करते हैं हम, और इसकी वजह से कहीं जाना नहीं पड़ता है। यहीं पे हमको रोजगार मिला है। जो 2 तालाब हैं उसमें भी देख रेख करते हैं। इसी जगह जो है खाली समय हमको 12 महीने का काम जो है मिल जाता है। हमारा खर्च भी इसी से चलता है। गांव के श्रमिक मजदूर की तलाश में अब बाहर नहीं जाते, साथ ही उनका गांव से पलायन भी रुक गया है। काम करने के लिए यहाँ लगभग 6 लेबर तो हमारे परमानेंट रहते हैं। वैसे औसतन 10-11 आदमियों को मैं प्रतिदिन साल भर के लिए काम दे देता हूँ। और ये जो लेबर हैं हमारे गांव के ही लोग हैं, और समय अनुसार लगभग 200, 250, 300 रुपये तक प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाता है। इस साल तो अब उनको गांव में ही काम मिलने लगा है। पशुपालन और कृषि वानिकी जैसे घटकों को अपनाने से पर्यावरण और आसपास का वातावरण दुरुस्त रहता है। बहुआयामी खेती इको फ्रेंडली साबित हो रही है।
पारसनाथ मिश्र और डॉक्टर अनूप कुमार मिश्र इस तथ्य को स्वीकार करने के साथ ही दूसरे किसानों को भी इको फ्रेंडली खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल खेती होती है, इसके अलावा भी हम जो यहाँ पर पौधे पेड़ों पर कम से कम 4000 सागौन और लगभग 10-12 बीघे में आंवला, आम, बेल, बड़े वृक्षों की बागवानी लगाई है। इससे हमको जो फल मिलता है, इससे जो हमको लकड़ी मिलती है, उससे तो हमको जो लाभ होता ही है, लेकिन इससे जो हमारी ऑक्सीजन निकलती है वो पूरे वायुमंडल को इतना शुद्ध करती है कि ये एक इको फ्रेंडली भी है, ये एक इकोसिस्टम के लिए वरदान है। इसलिए जैसा कहा जाता है कि आप एक पेड़ लगाओ एक पुत्र के बराबर। हमने तो न जाने कितना कम से कम 4000 सागौन और 12-13 बीघे में लगभग बड़े वृक्षों का रोपण किया है। इसलिए हम समझते हैं कि इससे बढ़िया वायुमंडल को शुद्ध करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। हमारे साथ साथ पूरे समाज को, पूरे देश को इसका लाभ मिले। कोई जरूरी नहीं है कि बहुआयामी खेती बड़े रकबे पर ही की जाए। छोटे रकबे वाले किसान भी इस तरह की कृषि प्रणाली को अपनाकर जहां अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं, वहीं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भविष्य के लिए कृषि क्षेत्र में अभिनवशीलता बेहद जरूरी है। तो जाना आपने किस तरीके से हमारे किसान कृषि में नित नए प्रयोग कर रहे हैं, यानी वो विविधीकरण को अपना रहे हैं और इससे उनको लाभ भी पहुंच रहा है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत। नमस्कार।